इंडियन स्टार्टअप्स बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। Zomato has reported net profits for the first time ever. Meesho has announced that it has become the first horizontal e-commerce company in India to turn profitable. Fred has reported its FY23 financials and they seem to be making a lot of money. लेकिन इन सारी ग्रोथ स्टोरीज के पीछे है मैसिव इन्वेस्टर फंडिंग और क्रेजी मार्केटिंग बजट्स। Social commerce platform Meesho has raised $300 million in a new round of funding. Fred, a credit card repayment app, has raised $80 million. Zomato's 9,375 crore IPO has launched today. इतने इंसेन कंपटीशन में इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आज कोई स्टार्टअप खुद बिना किसी आउटसाइड इन्वेस्टर या मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के एक सक्सेसफुल ब्रांड बना पाएगा। बट जिस कंपनी की स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने ना कभी कोई आउटसाइड फंडिंग ली है और ना ही कोई मार्केटिंग कैंपेन्स रन करे हैं। इनफैक्ट हियर्स हाउ मच दे हैव स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, जीरो। यस, नथिंग एट ऑल। लेकिन फिर भी आज ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जीरोधा। वो कंपनी जिसने एक ऐसी इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया दैट ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स, ICICI, HDFC, कोटक एंड मेनी मोर। लेकिन कैसे एक छोटे से स्टार्टअप ने इन बिलियन डॉलर कंपनीज को बीट किया, स्टॉक मार्केट्स को रेवोल्यूशनाइज किया और आज सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बन गई। जो भी लोग बंदा बिना इन्वेस्टर के पैसे उठाए बिजनेस बना लेता ना, मेरे लिए तो उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। नितिन कामत हो गया, नितिन और निखिल कामत, Zerodha. Along with his brother Nikhil, he started this financial services company in 2011 that became a true disruptor in the merciless pit of the stockbroking industry. Zerodha knows how to scale up. The ET Entrepreneur of the Year 2022 is co-founder CEO Zerodha, Nitin Kamath. Hi guys, I'm Inder Kapoor and this is the story of Zerodha. Back in the mid 1900s, इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कुछ ऐसी दिखती थी। ये है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जहां रोज हंड्रेड्स ऑफ पीपल अपनी पीक वॉइसेस और हैंड जेस्चर्स के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स बाय और सेल करते थे। लेकिन ये शेयर्स वो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए खरीदते थे, इन्वेस्टर्स के लिए। दिस इज व्हाई वी कॉल देम ब्रोकर्स। बेसिकली BSE या फिर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस होती है जहां उस एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं जिसे लेट्स से रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो मैं BSE से डायरेक्टली उस शेयर को परचेज नहीं कर सकता। इस ट्रांजैक्शन के लिए मुझे एक इंटरमीडियरी की जरूरत होगी जो BSE का रजिस्टर्ड मेंबर होगा और सिर्फ वही मेंबर शेयर्स डायरेक्टली बेच या खरीद सकता है। यही इंटरमीडियरी होता है एक ब्रोकर। अब उन दिनों में शेयर ट्रेडिंग का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होता था। ब्रोकर्स पहले BSE जाकर स्टॉक प्राइसेस नेगोशिएट करते थे, फिर बायर और सेलर की डिटेल्स कंपनी को सेंड करते थे। उसके बाद वो उन पेपर शेयर्स को सेलर से बायर को ट्रांसफर करते थे और फाइनली इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते थे। इस पूरे प्रोसेस में कई दिन या फिर कभी कभी कई वीक्स भी लग जाते थे और इसीलिए ब्रोकर्स एक हाई कमीशन चार्ज करते थे, 1.5% ऑफ द ट्रेड्स वैल्यू। सुनने में परसेंटेज काफी स्मॉल लगता है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। अगर आप 1000 रुपीज के शेयर सेल या बाय कर रहे हो तो एक ब्रोकर का कमीशन होगा सिर्फ 15 रुपीज। लेकिन अगर इन शेयर्स की वैल्यू 10 लाख रुपीज होती तो ब्रोकर का कमीशन हो जाता 15,000 रुपीज। नॉट सो स्मॉल एनी मोर, राइट? बट क्योंकि उनका काम इतना टीडियस था, ये कमीशन जस्टिफाइड लगते थे। बैक देन रियल प्रॉब्लम ये कमीशंस नहीं थी, प्रॉब्लम थी इन ब्रोकर्स की मैल प्रैक्टिसेस। क्योंकि स्टॉक प्राइसेस BSE में डिसाइड होते थे और उसका एक्सेस सिर्फ ब्रोकर्स के पास था, इन्वेस्टर्स के लिए उनका ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स ही थे। शेयर्स किस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर उन्होंने शेयर्स किस प्राइस पर बाय या सेल किए हैं, ये सब ब्रोकर्स ही बता सकते थे। बट ऑफन वो इन्वेस्टर्स को इनकरेक्ट प्राइसेस बताते थे जिससे वो खुद एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर सके। लेकिन ये सब चेंज होने लगा 1992 में, जब इंडिया में एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज NSE लॉन्च किया गया। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंज था जिसमें ब्रोकर्स फिजिकली नहीं इलेक्ट्रॉनिकली अपने ट्रेड्स प्लेस कर सकते थे। और क्योंकि सभी स्टॉक प्राइसेस अब कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखते थे, जिस भी इन्वेस्टर के पास इंटरनेट कनेक्शन होता था वो लाइव स्टॉक प्राइसेस ट्रैक कर सकता था। दी ओनली प्रॉब्लम वाज उस टाइम इंडिया में इंटरनेट इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, तो सिर्फ कुछ ही लोग NSE पे लाइव प्राइसेस देख पाते थे और कुछ लोग सिलेक्टेड स्टॉक प्राइसेस टीवी न्यूज चैनल्स पर देख लेते थे। बट बाकी के इन्वेस्टर्स अभी भी ब्रोकर्स पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन स्लोली चीजें बदलने लगी। इन 1995
बीएसई को भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। फिर 1996 में सभी पेपर शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। धीरे धीरे इंडिया में इंटरनेट कनेक्शंस बढ़ते गए, इन्वेस्टर्स रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस ट्रैक करने लगे और एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स की पावर कम होने लगी। इनफैक्ट मार्केट में अब काफी नए ब्रोकर्स भी आ गए थे जो कस्टमर्स को अपनी खुद की ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट ऑफर कर रहे थे। इन वेबसाइट्स के थ्रू इन्वेस्टर्स लाइव स्टॉक प्राइसेस ट्रैक कर सकते थे, अपना स्टॉक पोर्टफोलियो देख सकते थे, किस प्राइस पे शेयर सेल या बाय हुआ ये मॉनिटर कर सकते थे और साथ में इन्वेस्टर्स अपने ट्रेड्स खुद भी प्लेस कर सकते थे। नाउ इफ यू नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आने के बाद ब्रोकर्स का काम अब उतना टीडियस नहीं रहा था जितना पहले था। जहां कुछ डेकेड्स पहले एक ब्रोकर को सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था, आज वही काम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हो सकता था। सो यू सी, टाइम्स हैड ट्रूली चेंज्ड, बट देयर कमीशंस, वेल, दे डिड नॉट चेंज। वो अभी भी अपने इन्वेस्टर्स से 1.5% कमीशन ही चार्ज कर रहे थे। तो अब इन कमीशंस को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ब्रोकर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी सर्विसेज को चेंज करेंगे। दिस वाज व्हेन ब्रोकर्स स्टार्टेड गिविंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड स्टॉक रिकमेंडेशंस टू इन्वेस्टर्स। कौन सी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ पोटेंशियल है, कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ये सब अब ब्रोकर्स अपने इन्वेस्टर्स को बताने लगे। इस आइडिया की पायनियर थी एक ब्रोकरेज कंपनी कॉल्ड मोतीलाल ओसवाल, और उनके बाद फिर बाकी ब्रोकरेज हाउसेस ने भी रिसर्च ऑफर करनी स्टार्ट कर दी एंड इट वर्कड वेल, बट नॉट फॉर एवरीवन। नाउ अंडरस्टैंड कि एक स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं वो लोग जो स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं और कुछ ईयर्स भी। ऐसे लोगों को हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और दूसरे होते हैं वो लोग जो मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स बाय करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब हो सकता है कुछ वीक्स, कुछ डेज या फिर सिर्फ कुछ आवर्स। इन लोगों को ट्रेडर्स कहा जाता है। अब ट्रेडर सिर्फ एक ट्रेड नहीं, एक दिन में बहुत सारे ट्रेड्स प्लेस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत कम ट्रेड्स करते हैं, मे बी जस्ट 8 to 10 इन अ ईयर। तो क्योंकि ट्रेडर ज्यादा ट्रेड करते थे, इसलिए उनकी ब्रोकरेज फी इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा होती थी। इस हाई फी की वजह से बहुत सारे यंग इंडियंस मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, और जो कर रहे थे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे। ऐसे ही दो यंग ट्रेडर्स थे, नितिन कामत और निखिल कामत, 2 ब्रदर्स फ्रॉम बैंगलोर, जो काफी अर्ली एज से स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग कर रहे थे। क्योंकि नितिन वाज द ओल्डर ब्रदर, ही हैड अ लॉट मोर एक्सपीरियंस। उन्हें इस इंडस्ट्री में रफली 1 डेकेड हो चुका था। इन 10 इयर्स में उन्होंने कई बार लॉसेस किए। उन लॉसेस को कवर करने के लिए उन्होंने कॉल सेंटर में काम भी किया, और फिर जब मार्केट थोड़ी समझ आने लगी, उनके प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, तो उन्होंने अपने साथ साथ कुछ और लोगों के फंड्स भी मैनेज करने शुरू किए। इनफैक्ट उन्होंने रिलायंस मनी, जो उस टाइम की एक बड़ी ब्रोकिंग कंपनी थी, वहाँ एज अ सब ब्रोकर काम भी किया। एज अ ब्रोकर काम करने के बाद वो अब एक इंडिविजुअल ट्रेडर की प्रॉब्लम्स और अच्छे से समझने लगे। ऑन टॉप ऑफ दिस, ही रियलाइज्ड कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में 99% ट्रांजैक्शंस यही ट्रेडर्स करते हैं। इन्वेस्टर्स बेयरली अकाउंट फॉर 1%। और यहाँ दिखी नितिन को उनकी अपॉर्चुनिटी। सो ही वेंट बैक होम टू टॉक टू हिज ब्रदर who was also a trader, निखिल कामत। निखिल, आई थिंक हमें अपना एक ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम खुद ट्रेडर्स हैं, और ट्रेडर्स को करंट ब्रोकर से क्या प्रॉब्लम है ये हमसे बेटर कोई नहीं जानता। सो लेट्स क्रिएट अ बिजनेस जो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। दिस वॉज हाउ इन 2010 Zerodha was born. From its very name itself, its objective was clear. Zerodha 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जीरो और रोध, एक संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है बैरियर्स, जीरो बैरियर्स, therefore Zerodha. So the Kamath brothers set out to solve the first and also the most important barrier for traders, हाई कमीशंस। उनका लॉजिक ये था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और शेयर्स आने के बाद अब एक ट्रेडर या इन्वेस्टर 100 रुपीज का ट्रेड प्लेस करे या फिर 1 लाख का, एक ब्रोकर के लिए उसकी कॉस्ट सेम ही होगी। तो फिर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स की तरह एक परसेंटेज चार्ज क्यों करना? इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फ्लैट फी चार्ज करेंगे, और वो भी सिर्फ 20 रुपीज। मतलब जहाँ 10 लाख के ट्रेड पे पहले 15,000 रुपीज की ब्रोकरेज देनी पड़ती थी, Zerodha brought it down to just 20 rupees. This was crazy. The question was कि ये वर्क कैसे करने वाला था? जब इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स इतना हाई अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं, तो Zerodha सिर्फ 20 रुपीज में प्रॉफिट्स कैसे अर्न कर लेगा? बेसिकली जब आप एक ऐसा बिजनेस रन करते हो जिसमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता, तो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कॉस्ट कटिंग। और यही थी Zerodha की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स की तरह रिसर्च या स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देंगे। दिस विल सेव देम द कॉस्ट ऑफ अ फुल फ्लेजेड रिसर्च टीम। इस तरह Zerodha इंडिया में पहली बार डिस्काउंट ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया। मतलब एक ऐसा ब्रोकर जो सिर्फ लो कॉस्ट और फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स पे फोकस करता है। उनका दूसरा बड़ा डिसीजन ये था
कि वो जीरोधा को एक कंप्लीट ऑनलाइन बिजनेस बनाएंगे। आफ्टर ऑल इंटरनेट अब बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, तो ना होंगी हंड्रेड्स ऑफ ऑफलाइन ब्रांचेस और ना होगी कोई फिक्स कॉस्ट। लेकिन अब अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए जीरोधा को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जिससे उनके कस्टमर्स अपने ट्रेड्स खुद प्लेस कर सके। फॉर्चुनेटली दे फाउंड अ फ्री प्लेटफॉर्म। एक्चुअली उस टाइम पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग प्रमोट करने के लिए NSE ने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया था, नाउ नीट ऑन वेब। इस प्लेटफॉर्म को कोई भी ब्रोकर फ्री में यूज कर सकता था, सो जीरोधा डिसाइडेड टू यूज नाउ। दिस वुड सेव देम अ लॉट ऑफ मनी ऑन द वेबसाइट। अब सब सेट था एंड जीरोधा had finally started operating. Unfortunately, उनके फर्स्ट फ्यू इयर्स काफी टफ रहे। रीजन credibility. Think about it. अगर एक सर्विस आपको एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी 15,000 में दे रही है और वहीं कोई छोटी सी कंपनी सिर्फ 20 रुपीज में दे, तो वुड यू ट्रस्ट देम? नो, यू वुडंट। तो अपने पहले ईयर में जीरोधा सिर्फ 1500 ट्रेडर्स को ही अपना कस्टमर बना पाया और सेकेंड ईयर में सिर्फ 7000। लेकिन डिस्पाइट दिस स्लो ग्रोथ, नितिन और निखिल कन्विंस थे कि एक दिन लोग उन्हें ट्रस्ट जरूर करेंगे एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स there will be no looking back. Now understand कि जब भी आप एक कंपनी बनाते हो तो उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए एक एक्स फैक्टर की जरूरत होती है। इस एक्स फैक्टर को आप उस कंपनी का एज भी बोल सकते हो, मोट भी और एंट्री बैरियर भी। बेसिकली ये वो फीचर होता है जो एक कंपनी को बाकी कंपनी से बेटर बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप अपना बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री में कर रहे हो जहां ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, which was true in जीरोधा's केस, तो इस एक्स फैक्टर की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। अपने पहले 2 इयर्स में जीरोधा अपनी लो प्राइसिंग को ही एक एक्स फैक्टर मानता था, लेकिन एक्चुअली डिस्काउंटेड प्राइसेस कभी किसी कंपनी का एज नहीं हो सकते। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि कोई भी बड़ी कंपनी अपने प्राइसेस को कम कर सकती है और एक न्यू कमर को इंडस्ट्री से बाहर कर सकती है। नितिन और निखिल ये जानते थे, सो इन 2012 दे डिसाइडेड टू डेवलप देयर एज, कुछ ऐसा जिसे कॉपी करना बहुत मुश्किल हो, एंड दैट वुड बी देयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो फार वो एक बोरोड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे नाउ, बट नाउ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसे ब्रोकर्स अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते थे और बाय डिफॉल्ट वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं था। सो इन 2012 जीरोधा ने अपना खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करना शुरू किया। Soon they launched a few platforms for different kinds of devices, but unfortunately इस लॉन्च के 1 साल बाद ही उन्हें ये रियलाइज हो गया that they needed something better and more advanced. पर एक एडवांस्ड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है जो जीरोधा के पास नहीं थे। नाउ यूजुअली ऐसे केसेस में स्टार्टअप्स किसी आउटसाइड इन्वेस्टर को ढूंढते हैं जो उनके विजन को समझे और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। बट द कामत ब्रदर्स वर श्योर कि कुछ भी हो जाए वो किसी भी आउटसाइड इन्वेस्टर के पास नहीं जाएंगे। We've had many ups and downs, but the one thing we've never had is anyone outside. We've not had investors. We've not had debt. वो ये मानते थे कि एक इन्वेस्टर की मनी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है। फर्स्टली, एक फाउंडर को अपना हर डिसीजन अब इन्वेस्टर से पूछ के लेना पड़ता है। सेकेंडली, मोस्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं, कस्टमर्स पे नहीं। कामत ब्रदर्स की फिलॉसफी कुछ अलग थी। वो अपने कस्टमर्स को भगवान मानते हैं एंड एट नो कॉस्ट वुड दे एवर सेल देम एनीथिंग रॉन्ग, फिर चाहे प्रॉफिट्स कम ही क्यों ना हो। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी बनाना था लेकिन ज्यादा फंड्स भी नहीं थे। Well, this is when Nitin met Kailash. Today, the CTO of Zerodha, but almost a co-founder, Kailash Nath. Nath introduced Zerodha to a revolutionary concept, FOSS. हम इसकी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि FOSS, that is free and open software, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे कई ब्रिलियंट डेवलपर्स कोड करते हैं एंड देन दे मेक इट फ्री फॉर देयर फेलो डेवलपर्स जो अपनी एक्सपर्टीज से इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड कैन वर्चुअली बिल्ड एनीथिंग विद इट। फॉस यूज करने से एक नया डेवलपर मिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर सकता है। सो व्हेन नाथ टोल्ड नितिन अबाउट दिस, ही वाज इमीडिएटली हायर्ड। इन द नेक्स्ट 2 years नाथ ने सिर्फ 30 डेवलपर्स की टीम के साथ एक माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे कोई भी इजीली यूज कर सकता था, फिर चाहे वो एक नया ट्रेडर हो या experienced. It was user friendly, fast and very very efficient. They called it Kite. So by 2015, Zerodha was all set to launch its brand new trading website. And in the same year, अपनी कंपनी को एक बड़ा पुश देने के लिए उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई, ऐसी स्ट्रैटेजी that did not cost them a single penny. So far, Zerodha हर ट्रेड पर 20 रुपीज चार्ज कर रहा था, इररिस्पेक्टिव कि वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हो जो कि एक ट्रेडर प्लेस करता है या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जो कि इन्वेस्टर करता है। The कामत ब्रदर्स realized
that most of their revenue came from traders. अगर एक इन्वेस्टर पूरे साल में 10 ट्रांजैक्शंस भी कर लेगा तब भी वो उन्हें सिर्फ 200 रुपीज का रेवेन्यू ही देगा. So they thought why not keep it free for them? मतलब वो जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करें उस पे अगर वो ब्रोकरेज जीरो ही कर दे तो. द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने ये डिसीजन अनाउंस किया, zero brokerage on equity delivery. This was a genius marketing strategy. इंडियन ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आज तक किसी ने जीरो ब्रोकरेज चार्ज नहीं करी थी, तो ये सुनते ही द मीडिया वेंट क्रेजी. इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ये न्यूज पूरी इंडिया में स्प्रेड हो गई थी एंड नाउ everybody wanted to try out Zerodha. To their surprise, जैसे ही इन्वेस्टर्स Zerodha यूज करने लगे, they realized the ease of using their platform और धीरे धीरे Zerodha का नाम बनने लगा. Look at this chart. 2015 के बाद से Zerodha के क्लाइंट्स हर साल बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होने लगे एंड इन ऑल दीज इयर्स Zerodha ने कोई एड्स नहीं करी क्योंकि कामत ब्रदर्स एड्स या मार्केटिंग की जगह वर्ड ऑफ माउथ में ज्यादा बिलीव करते हैं. अपने कस्टमर्स को वो एक कम्युनिटी मानते हैं एंड विद एवरी प्रोडक्ट और फीचर दे लॉन्च they only aim to grow this community. Here are a few examples of their products. Console. ये है काइट ऐप का एक फीचर जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं. नज. अनदर फीचर जो इन्वेस्टर्स को रिस्की ट्रेड्स के बारे में वार्न करता है. वार्सिटी. Zerodha का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट समझाता है. ट्रेडिंग Q&A. वो प्लेटफॉर्म जहां Zerodha के ट्रेडर्स अपने डाउट्स पूछते हैं और बाकी ट्रेडर्स ये डाउट सॉल्व करते हैं. इनफैक्ट कई क्वेश्चंस के आंसर तो नितिन कामत खुद भी देते हैं एंड द लिस्ट गोज ऑन. बट आई गेस आप मेरा पॉइंट समझ ही गए होंगे. आज Zerodha एक्टिव क्लाइंट्स में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, लेकिन प्रॉफिट्स में वो बाकी कंपनी से बहुत आगे है. इनफैक्ट Zerodha के कुछ कंपेटिटर्स तो वेल फंडेड भी हैं, बट डिस्पाइट दैट देयर प्रॉफिट्स डोंट इवन कम क्लोज टू Zerodha's नंबर्स. इसका कोर रीजन सिर्फ यही है कि ये कंपनीज अपने मेजॉरिटी फंड्स सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स में स्पेंड कर देती हैं, तो प्रॉफिट्स तो बचते नहीं बल्कि लॉसेस हो जाते हैं. एनीवे, दिस वाज द एंटायर ग्रोथ स्टोरी ऑफ Zerodha, a startup that revolutionized the Indian stock markets. What did you learn from it? Tell us in the comments. That's it for today. If you liked this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.